हमारी आज की कहानी हमारे फेवरेट हीरो की है। सौ भी इसकी काफ़ी रोमांटिक होने वाली है। हालाँकि इसमें इस हीरो ने बहुत ही डिफरेंट रोल प्ले किया है। आप लोग देख के बताना कि क्या आपको ये इस रोल में अच्छा लगा ज़्यादा या फिर पहले के रोल्स में अच्छा लगता था? तो कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एनी को देखते हैं, वो इस कहानी की हीरोइन है। वो अपने होने वाले हस्बैंड जॉन को मिलने के लिए उसकी म्यूज़िक कॉलेज में जाती है ढूँढते हुए, लेकिन देखती है कि म्यूज़िक रूम में वो अपने एक स्टूडेंट के साथ ये अफ़ेयर चला रहा है। ये बात उसे पहले भी पता थी कि उसको होने वाला हस्बैंड उसे चीट करता है, बट बिज़नेस मैरिज की वजह से वो चुप रहती थी। वो चुपचाप बाहर आती है, कमरे को लॉक कर देती है और वहाँ से क्लब में चली जाती है, जहाँ पर कि वो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम यान्जी से मिल रही थी। यान्जी अपने दोस्त की जगह पर आज यहाँ पर क्लब में काम करने के लिए आया हुआ था। वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता था। एनी यहाँ पर अकेली थी। यान्जी गलती से ड्रिंक देते समय उसके ड्रेस के ऊपर गिरा देता है। सॉरी सॉरी बोलता है, सब डर जाते हैं कि कहीं यान्जी को यहाँ पर एनी पनिशमेंट ना दे, लेकिन वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। एनजी सोचता है कि पहले दिन ही जॉब पर अगर कुछ कांड हो जाता तो फिर तो उसे अच्छा खासा सुनने के लिए मिलता। लेकिन एनी यहाँ पर उसे कुछ बोलती नहीं है। वो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही थी कि वो उसे क्यों ही चीट करते रहता है। उसका मैसेज आता है कि क्या वो उसके म्यूजिक स्कूल आई थी। एनी उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। वो अकेले कुछ सोच रही थी, तभी यान्जी यहाँ पर आता है। यान्जी उससे पूछता है कि क्या हुआ, अंधेरे में क्यों खड़े हो? एनी कहती है कि तुम्हें ये चाहिए। वो उसके एक्सप्रेशन को देख करके समझ जाती है। हालांकि वो उसे स्मोक करने के लिए पूछ रही थी। ये बोल करके फिर वहां से जाने लगती है, तो यान्जी एनी को अपने पास खींच लेता है। फिर वो उसे अपने होटल के कमरे में लेकर के जाती है और दोनों यहाँ पे रोमांस कर रहे होते हैं। यान्जी का कहना था कि हाँ मुझे ये चाहिए। वो एनी के बारे में बोल रहा था। एनी को देखते ही शायद वो उसे पसंद करने लगा था, या इस सब के पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, वो तो हमें आगे पता चलने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जब रोमांस कर रहे होते हैं, तो एनी के घर में एक पियानो रखा हुआ था, उसी पियानो पे रोमांस कर रहे थे। एनी को याद आने लगता है, उसने आज ही अपने होने वाले हस्बैंड को ऐसे ही पियानो पर किसी और लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखा है। तो वो उठ के वॉशरूम के लिए चली जाती है फ्रेशन अप होने के लिए। तभी वहाँ पर यान्जी की नज़र एनी के पैर पर पड़ती है। उसके पैर पर वैसे ही सेम मोल था, जैसे कि कुछ दिन पहले एनी एक बड़े से म्यूज़िक कॉलेज में पियानो ठीक करने के लिए गया था। जब कोई वहाँ पर नहीं था, तो वो पियानो बजाने लगता है। उसे पियानो प्ले करने का बहुत बड़ा ही शौक था, लेकिन वो यहाँ पर एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता था, तो वो अपने पैशन को छोड़ कर के उसे इधर-उधर के काम करने पड़ते थे पैसे कमाने के लिए। जब वो यहाँ पर प्ले कर रहा होता है, तभी एनी इधर आने लगती है, तो यान्जी जल्दी से छुप जाता है। एनी यहाँ पर आकर के पियानो प्ले कर रही होती है, उसे भी पियानो बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो यान्जी ने एनी को देखा था और अब यहाँ पर जब उसके पैर को देखता है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि एनी वही गर्ल है। यहाँ पर एनी फ्रेशन अप होकर के आती है, तो वो यान्जी को पियानो बजाते हुए देखती है और वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है कि उसके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है, और वो यान्जी को आगे जाकर किस करने लगती है। लेकिन उन दोनों के बीच यहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यान्जी सोचता है कि क्या सच में एनी को वो याद नहीं है? कुछ टाइम पहले जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, तब यान्जी ने ही एनी का कार ठीक किया था। लेकिन क्या एनी को सच में वो याद नहीं है, या फिर वो भूलने की एक्टिंग कर रही है? यहाँ पर अगली सुबह जब वो जगती है, तो देखती है कि यान्जी उसका ख्याल रखते-रखते कार के बाहर ही सो रहा था। वो उसका हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है, उसकी सर्विस के लिए उसे पे करती है। उसने उसका ख़्याल भी रखा और उसके कार को भी ठीक कर दिया था। जाने से पहले यहाँ पर यान्जी ने एनी को अपना कार्ड दिया था और बोला था कि अगर किसी भी सर्विस की ज़रूरत होगी, तो वो उसे ज़रूर ही कॉन्टैक्ट करेगी, लेकिन एनी उसे इग्नोर करके चली जाती है। यान्जी ने वैसे कभी दोबारा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एनी से मिलने वाला है, और ये बंदे को एनी से तभी से शायद प्यार हो गया था। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जो एनी का भाई था, वो हमेशा ही एनी से जेलस होता था, क्योंकि डैड ने उन दोनों के बीच कंपटीशन कर दिया था कि वो दोनों में से जो भी कंपनी में अच्छा करेगा, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेकर के आएगा, वो ही ये कंपनी का इनहेरिटेंस राइट लेने वाला है। तो आज उन दोनों ने एनी का कार एक्सीडेंट अरेंज किया था, लेकिन फिर भी एनी कंपनी आ जाती है। ये देखती है उसके दोनों भाई और भाभी शॉक हो जाते हैं कि एनी वापस से कैसे ज़िंदा बच गई। उसके भाभी उसके भाई को कहती है, कंट्रोल रखो, ये मौका हमें बार-बार मिलेगा। एनी यहाँ पर आती है, अपनी कंपनी का मीटिंग संभालती है। सब कुछ बिल्कुल कैजुअल जाता है। घर जाने पर हम लोग देखते हैं कि एनी के फादर उन दोनों से बात कर रहे होते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन होने वाला है,
और जो भी इसमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनी के लिए लेकर के आएगा फाइनली मैं कंपनी उसी के नाम करने वाली हूँ। एनी को बदनाम करने के लिए यहाँ पर उसका भाई उसके हस्बैंड के अफेयर्स के बारे में उसके डैड को बताने का कोशिश करता है। एनी भी कहाँ कम थी, उसने भी अपने भाई को अच्छा खासा रिसर्च करके रखा हुआ था। वो कहता है मुझे लगता है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से अपनी बीवी और खुद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम दोनों का भी कहाँ क्या अफेयर चल रहा है मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। आई होप कि तुम दोनों मुझे निराश नहीं करोगे मेरे हस्बैंड को लेकर के मुझे बदनाम करते हुए। उसके फादर से पीटते हुए कहते हैं कि तुम लोग एक फेयर गेम यहाँ पर खेलो, कुछ भी ड्रामा नहीं होना चाहिए। जब यानी का हस्बैंड यहाँ पर आता है सबके सामने वो और रोहन काफ़ी लवी-डवी बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन कमरे से बाहर निकलने के बाद एनी उसे कहती है तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से तुम्हारे अफेयर की वजह से निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारा अफेयर तुम्हारे स्टूडेंट के साथ ही चल रहा था। जॉन उसे कहता है तो ये तुम्हारा काम है मुझे दोबारा उस कॉलेज में डालना क्योंकि तुम्हें पता है कि हम दोनों सिर्फ बिजनेस मैरिज में कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से एनी वहाँ से जा रही होती है, फ्लैशबैक में सोचती है कि कुछ टाइम पहले कार एक्सीडेंट में उसका हाथ जब फ्रैक्चर हो गया था, तो यहाँ पर एनी पियानो बजाना बंद कर दी थी। आज भी कुछ वैसा ही हो रहा था, उसके कार का ब्रेक फेल हो गया था। उसे समझ नहीं आता बार-बार ऐसा उसके साथ क्यों होता है। दूसरी तरफ हम लोग यांजी को देखते हैं जो कि अपने डैड को हॉस्पिटल में सँभाल रहा होता है। उसके डैड को इस तरीके से अल्जाइमर का प्रॉब्लम हो गया था और वो चीज़ों को भूलने लगे थे। उन्हें अटैक्स वगैरह भी आते रहते थे और यांजी इसी वजह से पार्ट टाइम जॉब करते रहता था। अभी उसे उसके स्टोर वाले का कॉल आ रहा था कि उसे यहाँ पर आना ही पड़ेगा लेकिन काफ़ी तूफ़ान था, तो भला यांजी कैसे ही जाता। उसके फादर को होश आता है, वो यांजी को पहचान नहीं रहे थे। यांजी उसे जैसे-तैसे करके सँभाल रहा था, तभी वो देखता है कि एनी बारिश में उसके स्टोर के बाहर आकर के रुकी है, वो कार जैसे-तैसे करके रोकी थी। यांजी यहाँ पर आता है तो वो उसे अपने स्टोर में अंदर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर कि उसे पता चला था कि एनी का कार खराब हो चुका है, तो वो उसकी कार को ठीक करता है। लेकिन एक्चुअल में वो अपने स्टोर के पास एनी का सीसीटीवी कैमरा देख कर के आया था। एनी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे फ़ॉलो कर रहे हो? यान जो उसे कहता है कि हाँ, तुम ये बात कह सकती हो कि मैं तुम्हें फ़ॉलो कर रही हूँ। अब यहाँ पर वो उसका कार ठीक करता है। एनी थोड़ा-सा अल्कोहल कंज़्यूम करने के लिए ऊपर से बियर का कैन उतार रही थी, तो यान जी उसका हेल्प करने के लिए ज़्यादा है। एनी के हेयर बहुत ज़्यादा ही वेट था बारिश में भीगने की वजह से, तो यान जी अपना जुगाड़ भिड़ा करके उसके हेयर ड्राई कर रहा होता है। हालाँकि यान जी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जो वो प्यार एनी को दिखा रहा था, एक्चुअल में वो उसके लिए बहुत ही अच्छा था। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों अपना-अपना गेम खेल रहे होते हैं। उन दोनों को एक ही बिज़नेसमैन से बात करना था अपनी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लाने के लिए। देखना ये था कि ये प्रोजेक्ट कौन लेकर के आ पाता है। एनी का भाई हमेशा ही उसे नीचे दिखाया करता था और उसे डीमोटिवेट करता था ताकि वो कंपनी का ये जो बच्चा है वो छोड़ दे, लेकिन एनी ऐसा नहीं करने वाली थी। एनी एक कॉफ़ी शॉप में जाती है जहाँ पर कि वो रेगुलर थी और मोस्टली वहाँ जाया करती थी अपने मेंटल शांति के लिए। तभी वो अपने एक ऑफ़िस के लोग को देखती है और वो उसे देख कर के काफ़ी वियर्ड बिहेव करने लगता है। एक्चुअल में वो उसे चीट कर रहा होता है और वो यहाँ पर उसके भाई की कंपनी के साथ भी मिला हुआ था। ऐसे धोखा दे रहा था। एनी को ये बात पता चलता है तो वो सीधे ही उसे जॉब से निकाल देती है। वो बंदा उसे सॉरी-सॉरी बोलने लगता है, लेकिन एनी कहती है कि तुम्हारी चीटिंग के खिलाफ मेरे पास सबूत है और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं तुम्हें जाने दूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है तो बेहतर होगा कि सीधे तरीके से यहाँ से निकल जाओ, दोबारा मेरे कंपनी से कोई कनेक्शन मत रखना। वो लड़का चुपचाप वहाँ से चले जाता है। अब एनी सोच रही होती है कि क्या उसके लाइफ में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो उसके साथ लॉयल रह सके, उसे चीट ना करे, सब तो उसे धोखा ही दे रहे हैं। फिर कॉफ़ी-वॉफ़ी पीने के बाद, काफ़ी देर तक वहाँ बैठने के बाद वहाँ से जाने लगती है। हमें पता चलता है कि वहाँ की जो वेट्रेस थी, एनी की उससे अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी, डेली आने-जाने की वजह से। बट उसे ये नहीं पता था कि ये जो गर्ल है, उसका क्रश है यान्जी। वो यान्जी की पड़ोसी है और दोनों के फादर अच्छे फ्रेंड हुआ करते हैं। और इस तरीके से वो यान्जी को पसंद करती है, लेकिन कभी वो ये बातें उसे बता नहीं पाई। दूसरी तरफ एनी यहाँ पर वेट करते-करते वहाँ से जा रही होती है, तभी यान्जी यहाँ पर आता है। लेकिन एनी उसे देख नहीं पाती है, वो वहाँ से निकल जाता है। यान्जी यहाँ पर उस लड़की को कुछ डिलीवर करने के लिए आता है, जो कि उसके डैड ने दिया था। तब बदले में वो वहाँ रेस्टोरेंट का कुछ फूड वगैरह यान्जी को देने लगती है। यान्जी मना करता है कि नहीं, मैं रोज़-रोज़ तुमसे ऐसे फूड नहीं ले सकता। हम दोनों के फादर अच्छे फ्रेंड हैं, इसी वजह से मैं ये सारे काम तुम्हारे कर दिया करता हूँ। अब यहाँ पर वो लड़की यान्जी को बताना तो चाह रही थी बहुत सालों से कि वो यान्जी को कितना पसंद करती है। लेकिन यान्जी कभी इन बातों को समझ ही नहीं पाया कि वो लड़की भी उसे पसंद करती है। दूसरी तरफ एनी नोटिस करती है कि कंपटीशन वाले पियानो में कुछ प्रॉब्लम हो गया है।
किससे बुलाया जाए अर्जेंटली, तो अचानक से यान जी का कार्ड उसके पर्स में से गिरता है। उसे यान जी की याद आती है, वो उसे कॉल करती है। यान जी वैसे तो एनी के कॉल का वेट कर रहा था, लेकिन इस काम के लिए नहीं। वो फ़ोन उठाता है तो एनी उसे कहती है कि क्या तुम अभी फ्री हो? मेरे स्कूल के पियानो में कुछ खराबी हो गया, आकर के बना दोगे? यान जी कहता हाँ, हाँ, क्यों नहीं? उससे 2 फ़ायदे थे, एक तो वो एनी से मिल पाएगा और दूसरा उसे सर्विस चार्ज मिल जाएँगे, तो उसे उसके डैड के ऐसे बीमारी के लिए हेल्प मिल सकेगा। तो वो तुरंत ही रेडी-वेडी हो करके वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर कि वो पियानो को सेटअप कर रहा होता है। एनी थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है कॉल अटेंड करने के लिए, तो यान जी उसे खुद प्ले करने लगता है। एनी यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम इतना अच्छा पियानो बजाते हो, तो फिर तुम पियानो बजाते क्यों नहीं हो? यान जी अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि एक्चुअल में वो एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता है। उसके मॉम के गुज़रने के बाद उसके डैड हॉस्पिटलाइज़ हो गए थे और यहाँ पर उसे बहुत सारे काम करने पड़ते थे, अपने डैड के हॉस्पिटल बिल्स को सँभालने के लिए। इसी वज़ह से उसे पियानो बजाना और म्यूज़िक स्कूल में एडमिशन लेना सिर्फ़ एक सपना ही लगने लगा। एनी को वो कहता है, तुम्हें भी तो पियानो बजाना पसंद है, मैंने देखा था तुम्हें। उस दिन तुम पियानो बजा रही थी। उस दिन एक्चुअल में उन दोनों ने एक-दूसरे का फेस नहीं देखा था, लेकिन हाँ, यान-जी ने यहाँ पर एनी के पैर पर वो मोल ज़रूर देखा था, जिस वजह से कि वो आगे चल के उसे पहचान पाया था। तो वो एनी से पूछता है कि तुम तो अमीर भी हो, सेटल भी हो, तुम्हें पियानो बजाना पसंद भी है, तो फिर तुम पियानो क्यों नहीं बजाती हो? एनी कहती है, हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, जैसे तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसी वजह से तुम अपना पैशन फ़ील नहीं कर रहे हैं। वैसे ही मेरे साथ भी मजबूरी है। मैं यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था मेरा, जिस वज़ह से मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया था। मेरे डैड ने कहा था कि पियानो बजाना छोड़ो और कंपनी सँभालो। ये कंपनी मेरी मॉम की है और मेरे लिए इसे अपनाना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई मैं अपने पैशन को छोड़ कर के यहाँ बैठी हुई हूँ। लेकिन यान उसे समझाता है कि तुम कभी-कभी तो कम से कम इस पियानो को बजा सकती हो ना, और इससे तुम अपना सुकून भी पा सकती हो। तो वो अपने साथ फिर वायलिन लेकर के आती है और वो उसे प्ले करती है और रेयान जी यहाँ पर पियानो बजाता है। दोनों का ड्यूट यहाँ पर हो रहा होता है और दोनों का जो तालमेल था वो इस सॉन्ग पर बहुत ही अच्छा था। खुद एनी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट टाइम में ही यान जी यहाँ पर उसके साथ इतना अच्छा प्ले करेगा। तभी वहाँ पर उसका भाई और जॉन दोनों ही इधर आने लगते हैं, तो एनी यान जी को लेकर के साइड में छुप जाती है। वो दोनों उस कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और पियानो को चेक करने के लिए आते हैं कि वो पियानो तो ठीक है ना, क्योंकि उसी कंपटीशन में इस पियानो को वो यूज़ करने वाले थे। जुआन यहाँ पर चेक करता है कि पियानो ठीक तो है ना? यहाँ पर उसके भाई को डाउट होता है कि कहीं कोई है तो नहीं? वो ढूँढते हुए जाता है, एनी यांजी को लेकर के साइड में छुपी हुई थी, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता है। कुछ देर इधर-उधर के बारे में बात करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जुआन का कहना था उसके भाई से, याद रखना तुम्हारी सिस्टर इस कॉम्पिटिशन में कुछ भी पंगे नहीं क्रिएट करना चाहिए, तो ही मैं तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में जिता करके कंपनी का सीईओ बनाने वाला हूँ। इधर उनके जाने के बाद यान्जी और एनी बहुत ही करीब थे। एनी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो यान्जी को इतना पास देख करके उसे किस करने लगती है। लेकिन किस से आगे वो दोनों नहीं बढ़ते हैं और उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। फिर वो वहाँ से उठ के जाती है, यान्जी बेचारा जैसे-तैसे करके खुद की फीलिंग पर कंट्रोल करता है। अगले दिन एनी कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह ले रही होती है, ऑडिशन ले रही होती है न्यू स्टूडेंट का। वहाँ पर वो यांची को इमेजिन कर रही थी कि यांची यहाँ पर पियानो बजाते हुए कितना अच्छा लगेगा। वो सोचने लगती है कि वो इतना ज़्यादा यांची के बारे में क्यों सोच रही है। और दूसरी बात कि उसे कोई भी ढंग का स्टूडेंट मिल नहीं रहा था पियानो के लिए। इधर उसके फादर भी उसे फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि एनी को इस कंपनी में आने के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यानी गुस्सा आ जाती है कि शुरुआत से तो आपने यही किया है। आपने चीट किया जिस वज़ह से मेरा भाई पैदा हुआ, इस वज़ह से मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं। और अब आप मुझे फ़ोर्स कर रही हो कि कंपनी अपनाने के लिए मैं ये सब कुछ करूँ। उसके डैड गुस्से में एनी को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। अगर कंपनी चाहिए तो शांति से जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ। कहानी आगे चल के कुछ ऐसे टर्न आउट होने वाली है वो मैंने भी नहीं सोचा था। आपने बताया नहीं कि हाँ जी आपको ये गरीब बेचारा वाले रोल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वो हॉट सीईओ के रोल में। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यान जी के साइड एक इंसान वहाँ के पब्लिक को धोखा दे करके, झूठ बोल करके कुछ सस्ती चीज़ों को महँगे दामों में बेचने का कोशिश कर रहा था। तभी यान जी यहाँ पर आ जाता है और अपनी पड़ोसी आंटी का हेल्प करता है। कहता है कि ये फ्रॉड है, इसकी चीज़ों को नहीं बाय करने के लिए। वो लोगों को जब वो समझाता है, तो वो लोग उसकी बातों को समझ जाते हैं।
आफ्टर दैट इस तरीके से वो लेडी कहती है कि मैं एक शॉप में जा रही हूँ क्लीनिंग का काम करने के लिए, तुम चलो तुम्हें वहाँ पर कोई पार्ट टाइम जॉब दिला दूँगी। इससे तुम्हें कुछ पैसे भी आ जाएँगे। यान जी को पैसे का ज़रूरत तो था उसके डैड के लिए, तो फिर वो उस आंटी के साथ उस शॉप के लिए निकल जाते हैं हम। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी और जॉन दोनों उसी शॉप पे शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए आए हुए थे। अगले कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन जॉन को तो अपने अफेयर से फुर्सत ही नहीं मिलता था कि वो एनी पर ध्यान दे सकें। वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, वहीं यान जी यहाँ पर इस शॉप में एंट्री लेता है। तभी उसकी नज़र यहाँ पर एनी पे पड़ती है। वो शादी की ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो बस उसे देखते रह जाता है। वो एनी से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। भले ही उनके अफेयर थोड़े अलग थे, लेकिन अब वो एनी को किसी और लड़के के साथ नहीं देख पा रहा होता है। एनी उससे कहती है, आई थिंक कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वरना बेवजह ही पंगे बढ़ जाएंगे। यानजी उसे कहता है कि क्या तुम सच में उस इंसान से शादी करने वाली हो? वो इंसान चीटर है, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, फिर भी क्या तुम्हारा उसके साथ शादी करना ज़रूरी है? एनी कहती है, हाँ, क्योंकि मेरे डैड की कंपनी के लिए, मेरे मॉम की कंपनी के लिए ये बिजनेस मैरिज ज़रूरी है। फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, अगर जॉन ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। तभी इधर जॉन आने लगता है, वो जल्दी से यानजी को छुपने के लिए कहती है। जॉन यहाँ पर आता है तो वो उसके ड्रेस की बड़ाई करते हुए कहता है कि हाँ, इस ड्रेस में वो ठीक लग रही है। चलो इसी को फाइनल करते हैं, ज़्यादा ड्रेस ट्राई करने का फुर्सत नहीं है मेरे पास। जब वो यानी को ऐसे टच कर रहा होता है तो यानजी को काफ़ी जेलस हो रहा था। जॉन को डाउट होने लगता है कि क्या पर्दे के पीछे यानी ने किसी को छुपाया हुआ है। वो पर्दा हटा कर के देखता है, लेकिन कोई नहीं था। वो एनी को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारी शादी किसी हालत में होनी चाहिए। ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एनी ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन वो एक चीटर था, ये बात भी सही था। वो उसे हाँ में हाँ मिला देती है और कहती है कि हाँ, कंपनी के लिए मुझे पता है, मुझे तुमसे शादी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ फियांजी यहाँ पर एनी और जॉन के होने वाले शादी के अनाउंसमेंट को इंटरनेट पर देखता है। सोच रहा था कि शायद वही पागल है, उसे एनी को कभी पसंद करना ही नहीं चाहिए था, बट प्यार वाली फीलिंग पर वो कैसे कंट्रोल कर सकता था। लेट नाइट यहाँ पर उसे एक क्लब से कॉल आ रहा होता है एनी के नंबर से। शुरुआत में तो फ़ोन नहीं उठाता है, फिर एक दो कॉल के बाद फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में एनी काफ़ी ड्रंक है और वो क्लब में है। तो वो वेटर को बोल देता है, इसके फियांसो को कॉल करो, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। वो फ़ोन रख देता है, लेकिन उसे रात में नींद नहीं आ रहा था। फिर वो उठ करके क्लब पहुँचता है, जहाँ पर कि एनी यहाँ पर ड्रंक थी। एक बदमाश लड़का एनी को छेड़ने का, उससे फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा होता है। एनी उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से जाने के लिए कह रही है, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। थैंकफुली तब तक वहाँ पर यान जी एनी को सेव करने के लिए आ जाता है और उस लड़की की पिटाई लगाते हुए एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में वो बोलता है कि तुम इतनी फेमस हो, मैं तुम्हें ऐसे ड्रंक कंडीशन में होटल नहीं लेकर के जा सकता, वरना कल तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। इसी वजह से मैं तुम्हें अपने घर लेकर के चल रहा हूँ। एनी उससे कहती है, तुम्हारे पास फ्लोरल प्रिंट वाले बेडशीट है ना, वही बिछाना, क्योंकि मुझे ना बचपन से शौक है वो फूलों के प्रिंटेड वाले वैसे बेडशीट पर सोने का। यहाँ जी घर जाता है, जहाँ पर कि वो अपना पहले का एक फ्लोरल प्रिंट वाला बेडशीट सच में निकाल करके एनी के लिए बिछा देता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है। वो सोचता है कि एनी की क्या मजबूरी होगी जो कि वो जॉन से शादी करे, लेकिन सबकी लाइफ इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होती है। किसी की लाइफ हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर तो नहीं हो सकती ना। तभी एनी यहाँ पर जाती है और एम को कह रही होती है कि थैंक्स मुझे यहाँ लेकर के आने के लिए। दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब एनी जगती है तो देखती है कि यान जी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया हुआ है। वो यानी से प्रैक्टिकली बात करती है कि देखो, मुझे तुम्हारे टैलेंट की ज़रूरत है। आई नो तुम्हें तुम्हारे डैड के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, मैं तुम्हें ऑफ़र देती हूँ। तुम मेरे हिडन बॉयफ्रेंड बन सकते हो। बदले में मैं तुम्हें पैसे दूँगी, तुम्हें म्यूज़िक स्कूल में एडमिशन कराऊँगी, तुम्हारे डैड का भी उससे ट्रीटमेंट होगा। तो ये बात सुनने के बाद यान का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो एनी को जेनुइनली पसंद करता था और एनी उसे अपना हिडन बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बोल रही होती है। दैट्स वाई वो थोड़ा-सा यहाँ पर सैड हो जाता है और एनी के इस ऑफ़र को मना कर देता है। एनी कहती है, तुम सोच लो, तुम्हारा ऑफ़र मेरे लिए आगे कुछ दिनों के लिए वैलिड रहने वाला है। मियाँ जी को यहाँ पर कुछ देर बाद मैसेज आता है कि उसे प्री राउंड में सेलेक्ट कर लिया गया। वो समझ जाता है कि एनी ने उसका हेल्प किया है। अब अगर उसे अगर अपना म्यूज़िक स्कूल आगे कंटिन्यू करना है, तो इट्स ऑब्वियस कि उसे एनी का हेल्प तो चाहिए ही होगा। और
वो अगर आगे अपने पैशन को फ़ॉलो करना चाहता है तो उसके डैड के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए होंगे। वो कन्फ्यूज़ था कि अब क्या करना सही होगा, बट उसे एक लालच भी आ रहा था कि इस म्यूज़िक की वजह से वो अपना करियर बना सकता है। तो वो म्यूज़िक स्कूल में ही जाने का डिसाइड करता है। तभी यान जी की फ्रेंड यहाँ पर आती है। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यान जी यहाँ पर म्यूज़िक स्कूल जाने का प्लान कर रहा है। तो वो उसे समझाती है कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए सही है। तुमने अपने डैड का हालत देखा है ना, अगर तुम चले जाओगे तो इनका ट्रीटमेंट कौन कराएगा? यान जी कहती है मुझे एक बहुत ही अच्छी टीचर मिली है, उन्होंने कहा है कि वो मेरे डैड का ट्रीटमेंट करवा देगी। वो गर्ल कहती है कि कहीं वो तुम्हारी शुगर मम्मी तो नहीं है ना? ये शुगर मम्मी लोग अच्छी नहीं होती है। आगे इसका फ्यूचर सही नहीं होने वाला। हम लोग सिंपल लोग हैं, सोच समझ कर के ही आगे बढ़ना। यान जी का डिसीजन ये बातें सुनने के बाद एक बार को डगमगाने लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं उस लड़की का भी ये बात कहना बिल्कुल सही ही था। वो अपने घर जा कर के अपने सामान को सेटल कर रहा था, तो यहाँ पर वो अपने डैड के कुछ पुराने फ़ोटोज़ को देखता है। उनके डैड का सपना था कि यान जी एक्चुअल में यहाँ पर म्यूज़िक स्कूल कंप्लीट करे, वो जाए। तो वो बिना कुछ सोचे समझे फाइनल डिसाइड कर लेता है कि जब वो उसके डैड का सपना था, तो वो डैड के सपने को ज़रूर ही पूरा करेगा। और यहाँ पर वो म्यूज़िक स्कूल जाने के लिए फाइनली सोच लेता है। इधर रैनी को पता चलता है कि यान ने कुछ भी उस प्री राउंड के बाद रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो सोच रही थी कि क्या यान मना कर देगा। तभी यान रैनी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि ठीक है, वो उसका हिडन बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। बदले में वो उसे म्यूज़िक स्कूल में एडमिशन कराएगी, उसके सपने को पूरा करेगी और साथ ही में उसके डैड का भी ख्याल रखेगी। बस उसे वही 2 चीज़ चाहिए। एनी मान जाती है, उसे पता था कि यान का जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है, वो इतने अच्छे टैलेंट को खोना नहीं चाहती थी। साथ ही में कहीं न कहीं वो यान में भी इंटरेस्ट लेने लगी थी। तो उसका हस्बैंड खुद उसे चीट कर रहा था, इसी वज़ह से वो यान को अपने साथ रखने का डिसाइड करती है। इसके बाद जब वो यहाँ से जाती है तो यान को याद आता है कि उस फ़ोटो में उसे एक नोट मिला था। उसे पता चला था कि कुछ टाइम पहले एनी ने ही यान के स्टडीज़ को स्पॉन्सर किया था। दैट्स व्हाई अब वो एनी के साथ रहने के लिए तैयार था। अगले कुछ दिन उसके और एनी के काफ़ी अच्छे बीतते हैं। यान एनी के लिए लंच बना कर के उसे दे कर के जाता है, जो कि फूड उसे पसंद था। और भी उसे खाने ही वाली थी कि तभी उसके ऑफ़िस में जोआन आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि एनी ये घर का खाना किसका बनाया हुआ खा रही है। तो एनी को वार्न करता है कि ये सब फ़िज़ूल हरकतें करने के बजाय अगर तुम मेरे लिए स्टूडेंट ढूँढोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हें पता है कि कॉम्पिटिशन सर पर है और हमें अब तक वो टैलेंट मिला नहीं है, तो तुम्हें वो ढूँढना ही होगा। ये बोल कर के वो वहाँ से चले जाता है। यान ने उनकी बातों को सुन लिया था और वो खुद ही जोआन से बात करने के लिए चले जाता है। उसे ये बोलते हुए कि एक्चुअल में वो एनी का स्टूडेंट है और एनी ने मुझे उससे प्रेफ़र किया है। लेकिन जोआन उसके बैकग्राउंड को लेकर के उसे ह्यूमिलिएट कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे जैसों के पास पियानो बजाने का टैलेंट कहाँ से ही आ सकता है? चली जाओ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। एक्चुअल में वो एक लड़की को ढूँढ रहा होता है आगे प्रमोट करने के लिए। लेकिन जाने से पहले यान पियानो बजा कर के उसे दिखाता है। जैसे ही वो पियानो प्ले करता है ना, तो वो भी ये सुन कर के शॉक हो जाता है कि यान एक्चुअल में इतना ज़्यादा वाला टैलेंटेड है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो तुरंत ही यान को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर एनी आती है तो बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, इतना अच्छा स्टूडेंट मुझे दे कर के, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसके पास इतना अच्छा टैलेंट है। एनी कहती हाँ, हाँ, मुझे ये कोइंसिडेंटली मिल गया था। दोनों यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंजर की तरह एक-दूसरे के साथ बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे कि जानते ना हों और सिर्फ़ काम की वज़ह से ही दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड हों। अब यहाँ पर रेहान जी के इस बिहेवियर की वज़ह से एनी थोड़ा-सा गुस्सा थी, वो उसे अलग तरीके से जुआन को इंट्रोड्यूस कराने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस तरीके से यान जी का खुद ही जुआन से जाकर के मिलना, जुआन को डाउट करा सकता था कि अगर यान जी उससे मिला था, तो फिर वो उसे देख क्यों नहीं रही थी इतने दिनों से, वो स्टूडेंट ढूँढ रहा था। जुआन के जाने के बाद एनी यहाँ पर रेहान जी पर गुस्सा करने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे कहता है क्योंकि मैंने सुना था कि वो तुमसे बोल रहा था कि उसे एक स्टूडेंट चाहिए, दैट्स व्हाई मैं तो बस तुम्हारा हेल्प कर रहा था और वैसे भी उसे पता थोड़ी चला। वो कहती है कि जॉन बहुत ही ज़्यादा चालाक है और उसे अगर हमारे अफेयर के बारे में पता चला तो फिर तुम भूल जाओ कि तुम्हारा करियर आगे भी बढ़ने वाला है। लेट नाइट जॉन एक्चुअल में एनी से पूछ भी रहा होता है कि तुम्हें ये लड़का मिला कहाँ से। एनी कुछ कहानी बना देती है, झूठ बोल देती है कि बस कोइंसिडेंटली उसने इसे डिस्कवर किया था और वो जब इतना अच्छा पियानो बजाता है तो वो बस पियानो पर ही ध्यान दे, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाए। नेक्स्ट डे से यान जी अब उस म्यूजिक स्कूल में डेली आने लगा था।
जहाँ पर कि इस तरीके से एनी उसे पियानो बजाना सिखाया करती थी। और यहाँ पर इसी वज़ह से दोनों के रिलेशन पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जुआन जब यहाँ पर आता है तो दोनों ऐसे अलग-अलग हो जाते हैं ताकि उसे डाउट मत हो कि उनका भी कुछ अलग ही पिछड़ा यहाँ पर चल रहा है। वो पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो यान जी बहाना बना देता है कि एनी ने उसे बुलाया था उसे पियानो बजाना अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए। और यहाँ पर उन दोनों का जो साथ में ड्यूएट परफॉर्मेंस होता था वो एक्चुअल में एक परफेक्ट परफॉर्मेंस हुआ करता था। हालाँकि जोहन ने अब तक उनके परफॉर्मेंस को सुना नहीं था। वो एनी को कहता है तो ठीक है, तुम उसे ट्रेन करो, तुम्हें वैसे भी अच्छे से पता है कि मुझे क्या ही चाहिए कॉम्पिटिशन में। वो चला जाता है, एनी यहाँ पर यान जी को हग कर लेती है और कहती है कि एक बार तुम्हारा बस इस कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन हो जाए फिर तुम्हारा म्यूज़िक करियर फिक्स है। अगले दिन इनके घर में एक पार्टी थी जहाँ पर कि बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन आए हुए थे। जोहान और एनी ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों हंट पर निकले हुए हैं। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन को ढूँढ रहे थे वो लोग इस तरीके से अपना काम निकलवाने के लिए। तभी वहाँ पर उनकी नज़र पड़ती है यान पे, जो कि यहाँ पर इस पार्टी में पियानो बजाने के लिए आया हुआ था। एक्चुअल में एनी के भाई ने जानबूझकर के यहाँ पर यान को पियानो बजाने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ था ताकि वो एनी और का इंसल्ट कर सके। उसे पता चला था एनी ने ही ढूँढा है उस लड़के को। और वो और उसके दोस्त दोनों ही मिल कर के उसे पैसे देकर के ट्यून बजाने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन तरीके से नहीं इंसल्ट करते हुए। एनी को ये देख कर के बर्दाश्त नहीं होता है और वो यांजी का सपोर्ट करने के लिए चली जाती है और कहती है कि चलो, जब यांजी यहाँ पर प्ले कर रहा है तो मैं भी उसका साथ दे देती हूँ, ड्यूट परफॉर्मेंस हो जाएगा। लेकिन जॉन बीच में आता है और कहता है कि चलो हम डांस करते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। तो यांजी यहाँ पर पियानो प्ले कर रहा होता है और एनी को जोहान के साथ डांस करना पड़ता है। ये देखते ही यांजी काफ़ी जेलस होने लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद वह एनी से मिलने के लिए जाता है। एनी उसे कह रही होती है कि उसे अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। एनी को ढूंढते हुए इधर उसके फादर आने लगते हैं। एनी नहीं चाहती थी कि उसके फादर यहाँ पर एनी को यांजी के साथ देखे, वरना यहाँ पर पंगे बढ़ जाएंगे, कंपनी उसे नहीं मिलने वाली है। उसके फादर के जाने के बाद वह यांजी के इस बिहेवियर के लिए उसे थप्पड़ मारती है। यांजी उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। एक्चुअल में उसे काफ़ी जेलस होने लगा था यांजी को जोहान के साथ एनी को जोहान के साथ डांस करते हुए देखते हुए। तो फिर एनी भी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि कहीं न कहीं वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड फ़ील कर रही थी। और यानजी के साथ भी सेम फीलिंग था, दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। और अगली मॉर्निंग यहाँ पर यानजी यानी को कहता है कि अगली बार से मैं अपनी औकात तुम्हारे लाइफ में ध्यान रखूँगा और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन ना जाने क्यों एनी को यानजी की ये कही हुई बातें थोड़ी बुरी लग जाती है। हालाँकि वो ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन लाइफ का जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो यही होने वाला था। एनी वापस से उसी कैफ़े में बैठी हुई थी। वो लड़की यहाँ पर उसे कॉफ़ी शॉप करने के लिए आती है तो एनी उससे बात करने लगती है। तुम्हारा कहना था कि तुम्हारा कोई क्रश है ना, तो बताओ उस बारे में। वो गर्ल उसे बताने लगती है कि पता नहीं क्यों वो लड़का मुझसे थोड़ा डिस्टेंस कर रहा है। पहले हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। तो वो उसे काफ़ी सारी बातें एडवाइस देती है। ये बात को जाने बिना उस लड़की का क्रश कोई और नहीं, यान ही है। शाम में वो यांजी से मिलने के लिए जाती है उसको लंच बॉक्स लौटाने के लिए। तो वो यांजी को उस लड़की के साथ देखती है तो समझ जाती है कि उस लड़की का क्रश यांजी ही होगा। बिना पूरी बात देखे वहाँ से जाने लगती है। वो लड़की यांजी को फॉलो करते-करते जाती है। दूसरी तरफ रात में यांजी एनी के आने का वेट कर रहा था ताकि वो लोग ड्यूट परफॉर्मेंस अपना प्रैक्टिस कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर जोआन आ जाता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि लगता है कि तुम एनी का इंतज़ार कर रहे थे। यांजी कहता है कि हाँ, हम दोनों का एक्चुअल में प्रैक्टिस साथ में काफ़ी अच्छा होता था। अगले 1-2 दिनों तक एनी यांजी से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करती है। यांजी को समझ नहीं आता है कि उसे प्रॉब्लम क्या है। और इधर एनी और जोआन के शादी के भी फ़ोटोज़ आ रहे होते हैं, तो उसे देख के वापस से जेलसी होने लगता है। तभी वहाँ पर वो गर्ल आ जाती है। आज उसका बर्थडे था और वो यांजी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। बातों-बातों में वो यांजी को कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है। यांजी उसे साफ तौर से मना कर देता है कि वो किसी और को पसंद करता है और दूसरी बात कि यहाँ पर वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता है। अब उस गर्ल को लगता है कि यांजी ने उसे पहले कभी क्यों नहीं बताया, ये एक्चुअल में उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है या फिर वो किसी और को पसंद करता है। आखिरकार उसके लाइफ में ऐसा कौन ही अचानक से आ गया। तभी उसकी नज़र यहाँ पर एनी और जोआन के फ़ोटो पे पड़ती है। उसे देखती ही वो गर्ल समझ जाती है कि एक्चुअल में यांजी यहाँ पर उस गर्ल को पसंद करता है। वो जानती थी कि वो बहुत ही अमीर है और यांजी का एनी के साथ रहना सही नहीं है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल ही अलग दुनिया से बिलॉन्ग करते हैं। तो वो अगले दिन
एनी को मिलने के लिए बुला लेती है और एनी को कहने लगती है, तुम इतनी अमीर हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तुम यांजी की फीलिंग के साथ क्यों ही खेल रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर उसे तुमसे एक बार प्यार हो गया तो फिर वो कभी बैकआउट नहीं करेगा। क्या तुम पूरी ज़िंदगी इस तरीके से उसे एक हिडन बॉयफ्रेंड ही बना कर के रखने का प्लान कर रही हो? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? एनी कहती है कि मैंने उसे ज़बरदस्ती नहीं कहा है, वो अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ है और ये मेरे और उसके बीच का बात है, तो मुझे नहीं लगता कि एक तीसरे पर्सन को हमारे इस मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए। वो गुस्से में पानी का ग्लास एनी के मुँह पे फेंकने का कोशिश करती है, लेकिन यान जी यहाँ पर बीच में आ जाता है। वो उस लड़की को डाँटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मेरा एनी का जो भी रिलेशन है ये हमारा पर्सनल मैटर है। वो एनी को समझाता है कि एक्चुअल में उन दोनों के डैड बेस्ट फ्रेंड हुआ करते हैं। इसी वजह से वो उसकी थोड़ी क्लोज़ थी, लेकिन उसके और एनी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। एना से कहती है, "तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो?" यान जी कहता है, "मुझे लगा कि शायद तुम्हें जेलस हो रहा होगा, इसी वजह से।" एना से कहती है, "मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, जो मुझे जेलस होगा तुम्हारे और उस लड़की के रिलेशन के बारे में। लेकिन एक्चुअल में जेलस तो हो रहा था।" यान जी उसे मनाने के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे ऐसे ब्रिज के किनारे लेकर के जाता है, जहाँ पर कि अपनी हैसियत के हिसाब से उसने छोटा-मोटा फायरवर्क अरेंज किया था और एनी को ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फ़ील करा रहा होता है, क्योंकि अब तक उसके लाइफ़ में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं था, जो स्पेशली उसके लिए कुछ कर सके, जो कि आज तक उसने कभी किसी के लिए ना किया हो। इसी वजह से वो यान जी से और भी ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करने लगती है। यान जी को वो कहती है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारे उस लड़की के बीच में कोई अफ़ेयर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एनी के डैड को थोड़ा डाउट होने लगता है कि यांजी और एनी के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। वो जुआन से मिलने के लिए जाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने काम के साथ-साथ अपने लव लाइफ़ को भी ध्यान देना चाहिए। कहीं यहाँ पर एनी का अफ़ेयर किसी और के साथ तो नहीं चल रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की वज़ह से मेरी फ़ैमिली की बदनामी हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए जोआन यहाँ पर उसके पियानो में हिडन कैमरा लगा देता है और यांजी और एनी के रिलेशनशिप के बारे में उसे पता चल जाता है। साथ ही में उसे एक और बड़ा सीक्रेट पता चलता है यांजी के डैड के बारे में। अब यहाँ से कहानी एक अलग तरीके से टर्न होने वाली थी। जोआन यहाँ पर एनी और यांजी को इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। इनफैक्ट अगले दिन वो यांची को एक ऑफर देता है कि उसे सोलो कंसर्ट करने का मौका मिल रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाता है कि उसे सोलो परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए और क्या ही हो सकती है। सबसे पहले वो ये गुड न्यूज़ एनी को देना चाह रहा था कि उसे सोलो परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है और साथ ही में वो उसे बुला भी रहा था। वो उसे टिकट वगैरह भी भिजवाता है और आने के लिए बोलता है। एनी जाने के लिए रेडी थी, क्योंकि उसके स्टूडेंट और उसके हिडन बॉयफ्रेंड का फर्स्ट टाइम ऐसे सोलो परफॉर्मेंस होने वाला था। लेकिन तभी उसे भी एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है उस सोलो परफॉर्मेंस के साथ, जिस वजह से कि उसका दिल ही टूट जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये वही इंसान है जिसको कि उसने स्पॉन्सर किया था और अब वो यहाँ से यांजी से थोड़ा डिस्टेंस बनाने का कोशिश करती है। यांजी जब एनी से मिलता है तो वो उसे कहता है कि क्या वो उसके सोलो परफॉर्मेंस में आएगी? एनी बहाना कर देती है कि एक्चुअल में वो इधर बहुत ज़्यादा ही बिज़ी चल रही है, तो शायद वो नहीं आ पाएगी। और उसने फाइनली ये भी डिसाइड किया था कि वो जुआन से ही शादी करेगी। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में यांजी की मॉम का एक्सीडेंट कुछ टाइम पहले जुआन ने कर दिया था। हालाँकि वो एक हिट एंड रन केस ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया था और भाग गया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यांजी एनी के आने का वेट कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो उस कंसर्ट में आ रही नहीं है। जुआन यांजी से बात करने के लिए जाता है और कहता है, लगता है कि तुम एनी का इंतज़ार कर रहे हो, वो आने नहीं वाली। वो बिज़ी है, उसने मुझे यही कह के भेजा था। इस बात पे यांजी उसे कहता है कि हाँ, वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। उसकी वजह से ही आज मैं जहाँ पर हूँ, इसी वजह से मैं उसके आने का वेट कर रहा था। जोआन उसे इनडायरेक्टली वार्न करता है कि एनी उसकी फियांसे है और अगले कुछ दिनों में वो दोनों शादी करने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि यांजी अपनी औकात में रहे। यांजी कुछ भी नहीं कहता है। हम लोग देखते हैं कि यही सीक्रेट जुआन को भी पता चला था। एक्चुअल में उसने उसकी मॉम का एक्सीडेंट करके वहाँ से फरार हो गया था। एनी उसे रोक रही होती है कि अगर गलती हो गई तो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कराओ। ये चीज़ यांजी के डैड ने देख लिया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। एनी पुलिस में कंप्लेन करने का सोचती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को उसके डैड ने पहले ही टैम्पर्ड कर दिया था, क्योंकि वो दोनों ही इस क्राइम में शामिल थे। उन्होंने कंपनी में बहुत सारे अब तक फ्रॉड किए हुए थे। इसी वजह से वो अपने होने वाले दामाद का यहाँ पर सपोर्ट करता है। वो यहाँ पर एनी को समझाता है कि इन छोटे-मोटे लोगों की जान की फ़िक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी कंपनी के बारे में सोचो। एनी को बहुत बुरा लग रहा था कि वो यांजी के मॉम के लिए कुछ कर नहीं पाई। इसी वजह से उसने सबसे छुपा करके यांजी के स्टडीज़ को स्पॉन्सर किया था। और ये बात यांजी को अब तक नहीं पता था कि जुआन ने ही इस तरीके से
उसकी मॉम का एक्सीडेंट किया या फिर कहानी कुछ और ही है। एनी अब यान्जी से दूर रहने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शो खत्म होने के बाद यान्जी को पता चलता है उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एक तरफ ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का दिन था और दूसरी तरफ ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सैड वाला दिन हो जाता है। एनी यान्जी के डैड के उस डेथ रिचुअल में जाती है। कुछ देर दोनों साथ रहते हैं और फिर एनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से एनी अब जॉन यहाँ पर कहता है कि तुम्हें भी पता है कि यांजी कौन है। बेहतर होगा कि इस क्राइम को छुपाने में तुम मेरी हेल्प करो और हमें यांजी को रास्ते से हटाना होगा। ये कंपटीशन जीतने के बाद हम उसे रास्ते से हटा देंगे वरना वो हमारा पोल खोल देगा। एनी ये बातों को सुन कर के शॉक हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल आउट करे। इधर एनी जो यांजी जो था वो एनी के कॉल मैसेज आने का वेट कर रही थी लेकिन जॉन यहाँ आ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तुम यहाँ पर अपने डैड का बदला लेने के लिए आए हो, इसी वज़ह से तुमने मेरी होने वाली वाइफ़ को फँसाया। यान्जी को ये तो पता था कि एक्चुअल में ज़ुआन ही उसके मॉम का किलर है, लेकिन शुरुआत में उसे एनी के बारे में नहीं पता था। इसी वज़ह से वो एनी से रियल में प्यार करने लगा था। अगले दिन एनी यहाँ पर आती है, वो यांजी को कहती है आई थिंक कि हमें हमारे इस रिलेशन को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। अब यांजी उसे चाह करके भी रोक नहीं पाता है। क्या एनी भी जोआन को सच में चूज़ करने वाली है या फिर उसके कुछ और ही प्लान थे? लेकिन अब तक तो यांजी को यही लग रहा था कि एनी ने अपने फियांसे को ही चूज़ किया है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। यांजी को कॉलेज से निकाल दिया जाता है, हालाँकि वो कॉम्पिटिशन जीत चुका था फिर भी। इधर एनी को कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है क्योंकि उसी की वजह से ये कॉम्पिटिशन जीता था उसका कंपनी ने। अब ये देखकर के उसके भाई को भी काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगता है, लेकिन वो चाह कर के भी कुछ कर नहीं पा रहा होता है। वो दिमाग लगाते हुए अगले दिन उस लड़की से मिलने के लिए चले जाता है। वही गर्ल जो कि यांजी को पसंद करती थी और उसे बोलता है कि उसके साथ काम करने के लिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं गरीब हूँ, पागल नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरी फीलिंग्स का इस्तेमाल करने के लिए आए हुए हो। मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है। अगर यांजी मुझे पसंद नहीं करता है तो तुम्हारे कहे गए काम करने से भी नहीं करेगा। बेहतर होगा तुम चले जाओ यहाँ से। अगले दिन एनी नोटिस करती है कि उसके और यांजी के ये वीडियो जहाँ पर कि वो लोग ड्यूट परफॉर्मेंस दे रहे हैं वायरल हो रहा है, लेकिन साथ ही में लोग ये भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि यांजी और एनी के बीच ज़रूर ही कोई अफेयर चल रहा है। जुआन ने एनी से रिवेंज लेने के लिए ऐसा किया था, तो वो भी कहाँ कम थी। घर जाने पर उसके फादर जब उसे समझाते हैं कि इसमें जुआन का कोई हाथ नहीं होगा, वो तो उसे ही सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि वो दोनों तो क्राइम पार्टनर्स हैं। एनी भी यहाँ पर लाइव आकर के सबको जुआन की हरकतों को बता देती है कि कैसे ही उसके अफेयर्स अपने ही खुद के स्टूडेंट के साथ चला करते थे। इस वजह से यहाँ पर जुआन की कंपनी में बहुत ज़्यादा वाले पंगे होने लगते हैं और उसे उसकी पोजीशन से डिसमिस किया जाता है। दोनों यहाँ पर बदले की आग में इस तरीके से जल रहे होते हैं। जुआन तो एक्चुअल में अपना सब कुछ खो चुका था, लेकिन फिर भी इस वजह से वो जेल नहीं जाता है। यहाँ पर एनी अपने डैड को कहती है आई नो कि आप लोग यांजी से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो ताकि आपका क्राइम यहाँ पर सामने ना आ सके और वो ऐसे आप लोग उस पर डायरेक्टली हाथ नहीं डाल सकते हो। आप लोगों को मेरा इस्तेमाल करना होगा, मुझे किडनैप करने की एक्टिंग करनी होगी, तभी यांजी यहाँ पर आपके पास आने वाला है। क्या सच में एनी सच में अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर यांजी को धोखा देने वाली है? इधर यांजी काफ़ी फेमस हो चुका था और वो इंटरव्यू वगैरह दे रहा होता है, जहाँ पर कि वो एनी के बारे में बताता है कि किस तरीके से एनी की वजह से ही वो यहाँ पर है। हालाँकि वो ये बातें नहीं बताता है कि उसका फियांसे उसके मॉम का मर्डरर है और वो कन्फेस करता है कि वो एनी से प्यार करता है। ये जो इंटरव्यू था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वायरल होने लगता है। साथ ही में यहाँ पर यान्जी ये हिंट देता है, लेकिन जिन लोगों ने उसकी फैमिली को हर्ट किया है, वो यहाँ पर उन्हें छोड़ने नहीं वाला है। मेरे पास उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। अब ये बात सुन कर के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि इसके पास सबूत कहाँ से आया। वो लोग यहाँ पर एनी के इस आइडिया को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यान्जी को इस तरीके से एनी के किडनैपिंग वाले वीडियोज़ भेजे जाते हैं कि हमने यहाँ पर एनी को किडनैप कर लिया और उसे बचाना चाहते हो तो आ जाना यहाँ पर। अब यहाँ पर यान्जी सोच रहा होता है कि क्या सच में एनी किडनैप हो गई है? वो एनी से इतना प्यार ही करता था कि वो वहाँ उस जाल में फँसने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वो उस अबैंडन से प्लेस पर पहुँचता है तो वो लोग यहाँ पर यान्जी को पकड़ लेते हैं। मैंने यहाँ पर बाहर आती है और कहती है कि एक्चुअल में ये तो बस मेरी एक्टिंग थी और हमने अब तुम्हें ही किडनैप कर लिया। अब ये देखते ही अंजी सोच रहा था कि एनी ने सच में उसे धोखा दिया। उसके फादर और जॉन यहाँ पर सामने आते हैं और वो लोग यहाँ पर
इस तरीके से सारे चीज़ों को कन्फेस कर लेते हैं खुद ही कि हमने किस तरीके से उसकी मॉम का एक्सीडेंट करने के बाद उसका हेल्प नहीं किया और उसके डैड को भी अपने हाथों से ही हमने मरवाया है क्योंकि वो उनके लिए टेंशन का कारण बन रहे थे। अब ये बातें सामने आती हैं, यहाँ जियानी पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो गुस्से में आकर के अपना हाथ-वाथ रस्सी से खोल लेता है और इस तरीके से उसके डैड को मारने के लिए चले जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एनी उसे रोकती है और कहती है कि एक्चुअल में ये सब कुछ मेरा प्लान था। देखो, मैं इन चीज़ों को लाइव टेलीकास्ट कर रही हूँ। यहाँ पर ऐसा है ना कि जॉन और मेरे डैड ने सारी बातों को यहाँ पर कन्फेस कर लिया है, तो अब उन्हें वैसे भी जेल होगा, तुम इन्हें मार कर के बदला तो ले लोगे, लेकिन फिर तुम भी जेल में चले जाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा? जब इन्हें पता चलता कि एनी ने एक्चुअल में उन्हें फँसाया है, ना कि यांजी को, तो फिर वो लोग एनी पर गुस्सा करने लगते, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। यांजी का थोड़ा-सा ध्यान भटकता है, वो उसके डैड को मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो किलर नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन यांजी पर अटैक कर देता है और नाइफ़ उसे लग जाता है। और वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालाँकि वो दोनों कहीं भी भाग जाएँ, पुलिस सब उन्हें पकड़ने वाले थे, लेकिन इन चक्करों में यान जी अपनी जान गँवा देता है। मरने से पहले वह एनी से कहता था, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था और यहाँ पर इस तरीके से वो एक्चुअल में उसी को बचाने में मारा भी जा रहा था। क्योंकि अब उसके डैड ने गुस्से में आकर उस पर अटैक जो कर दिया था कि उसकी खुद की बेटी उसे जेल भेज रही है। एनी को इस बात का रिग्रेट रह जाता है कि यांजी जैसे लड़के को वो कैसे ऐसे खो सकती है। प्यार तो वो भी यांजी से करती थी, लेकिन तरीका उसका थोड़ा गलत था और उसने पहले ही सारी चीज़ें उसे बता दी होती तो शायद वो यांजी को कभी खोती नहीं। इस वज़ह से यांजी अब इस दुनिया में नहीं था। मुझे इस कहानी की एंडिंग एक्चुअली अच्छी नहीं लगी। एंडिंग में यांजी को मारना नहीं चाहिए था यार, कोई बात का यहाँ तुक नहीं बनता है। खैर, अब जो भी हो स्टोरी है, हमारी स्टोरी तो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में।